नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन से ऑनलाइन जीरो से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए, जो भी परीक्षाएं हैं टीजीटी पीजीटी का तो मान लीजिए डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हायर आ चुका है। इसके बाद जहां भी हिंदी से प्रश्न बनते हैं वहां हर जगह उपन्यास पूछा ही जाता है। उपन्यास पूछा ही जाता है। तो आज हम सब उपन्यास देखेंगे कि आखिर उपन्यास की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसमें देखिए, हम सब देखेंगे कि हिंदी उपन्यास का आरंभ श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु से प्रारंभ होता है। इससे इसमें रचना काल थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ये रचना काल हो जाएगा 1882 से। 1882 ये याद रखिएगा। इसको अमेंड कर लेना। ये कई बार पूछा जा चुका है ये कि परीक्षा गुरु की रचना काल का टाइमिंग क्या है। तो 1882 से माना जाता है। अनुदित उपन्यासों में पहला सामाजिक उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूर्ण प्रकाश है। इसे याद रखिएगा। और चंद्रप्रभा नामक मराठी उपन्यास का अनुवाद था ये। चंद्रप्रभा नामक मराठी उपन्यास का अनुवाद था। आरंभ में हिंदी में कई उपन्यास बंगला मराठी आदि से अनुवादित किए गए हैं। आगे देखिए, उपन्यास से संबंधित प्रमुख तथ्य। प्रेमचंद का प्रेमा 1907 में। प्रेमचंद का प्रेमा 1907 में दो सखियों का विवाह। यह उपन्यास उर्दू में लिखित उपन्यास हम खुरमा व हम सबाब 1907 उर्दू का हिंदी रूपांतरण है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। मूल रूप में हिंदी में लिखित प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कायाकल्प है, जिसका समय 1926। याद रखिएगा। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है रूठी रानी। कौन सी है? रूठी रानी 1907 में। आगे देखिए, गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिला दिया। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। याद रखिएगा। ऐसा इसलिए कहा था कि आप सब पढ़े हैं तो जानते हैं कि इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों सभ्यताओं का मिक्सअप है। ग्रामीण और शहरी दोनों सभ्यताओं का मिक्सअप है। हिंदी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, ये देखिए, जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी और अज्ञे और देवराज। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो विशेष याद रखिएगा। ये किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? मनोविश्लेषणवादी। अज्ञे जी को फ्लैशबैक में महारत हासिल थी। इनकी अधिकतर जो कहानियां फ्लैशबैक में होती थी उपन्यास। इनका पहला देखिए उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इसको विशेष याद रखें, कई बार ये पूछ लेता है शेखर एक जीवनी की विधा क्या है। यह विधा हो जाएगा उपन्यास, क्योंकि जीवनी है लोग गलती से जीवनी में लगा देते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। प्रकाशमान पुच्छल तारा। चित्रलेखा, यह भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, फ्रेंच उपन्यासकार, और अनातोले के थापा उपन्यास पर आधारित है। ये भी विशेष याद रखिएगा। अगला देखिए, अनाब दास का पोथा। यह छांदोग उपनिषद पर आधारित है। अनाब दास का पोथा। वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली हुई है। किसको? वृंदावन लाल वर्मा जी को। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। याद रखिएगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद पर मौलाना फैजी तिलस्म, खुसरुबा, रेनाल, मिस्ट्री ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन और मौलाना सज्जाद हुसैन हास्य लेखक और रतन नाथ सरासर का प्रभाव है। इस पे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के। प्रेमचंद के बचपन का नाम देखिए धनपत राय है, पूछ लेता है कई बार। अपनी प्रारंभिक रचनाओं को नवाब राय के नाम से लिखते थे। शुरू की जो रचनाएं थी वो नवाब राय से लिखते थे। 1907 में सोजे वतन की प्रतियों को ब्रिटिश शासन के द्वारा जला दिए जाने पर नवाब राय से प्रेमचंद हो गए। क्या हो गए? अब प्रेमचंद के नाम से रचनाएं लिखने लगे। सोजे वतन की प्रतियां अंग्रेजों ने जलवा दिया था। आगे देखिए, प्रेमचंद यह नाम जमाना अखबार के संपादक मुंशी दयाराम निगम ने दिया था। मुंशी दयाराम निगम ने दिया था प्रेमचंद नाम। देखिए, यहां से भी प्रश्न खूब पूछता है कि जो उर्दू में पहले लिखी गई थी बाद में उसका हिंदी अनुवाद हुआ। तो देखिए, जैसे असरारे मुआविद उर्फ देवस्थान रहस्य, शुरू में किसमें नाम में था? असरारे मुआविद। बाद में इसका नाम क्या हो गया? देवस्थान रहस्य। इनका प्रथम उर्दू उपन्यास अपूर्ण है, जो उर्दू साप्ताहिक
आवाज एक खल्क में अक्टूबर 8, 1903 से फरवरी 1, 1905 तक प्रकाशित हुआ। आगे देखिए, हम खुरमा ओ हम सबाब प्रेमा नाम से हिंदी में अनुदित है। हम खुरमा ओ हम सबाब किस नाम से? प्रेमा नाम से, विशेष याद रखिएगा, यह बार बार पूछता है। कायाकल्प उनका पहला ऐसा उपन्यास है जिसकी पांडुलिपि हिंदी में प्राप्त होती है। कौन सी? कायाकल्प। कायाकल्प के पहले सभी उपन्यास उर्दू में लिखे गए थे, यहां से इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया था। प्रेमचंद के उपन्यासों में मंगल सूत्र अपूर्ण रचना है जिसका बाद में उर्दू में अनुवाद भी हुआ। सेवा सदन 1918 प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास है जिसे स्वयं प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन नावल कहा था, ये भी याद रखिएगा। कौन सा? सेवा सदन। यह उनके उर्दू उपन्यास बाजारे खुश 1914 का हिंदी अनुवाद है। इसमें वेश्या जीवन को केंद्र में रखकर गृहस्थी मर्यादा के लिए लड़कियों को गृहिणी बनने पर शिक्षा पर जोर दिया। इसी प्रकार की शिक्षा गबन में भी है। याद रखिए, कई बार इनके बोल देता है इसके अंदर क्या लिखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है रंगभूमि 1924 का फलक गोदान की अपेक्षा अधिक व्यापक और संघर्षधर्मी है। इसकी कथा बनारस से लेकर राजस्थान तक व्याप्त है। इसका मुख्य पात्र सूरदास है। कई बार पूछा जाता है कि सूरदास मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो यह रंगभूमि का होगा। विशेष याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सब। जिसमें अपने गांधीवादी व्यक्तित्व के द्वारा इस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास बना दिया। और उपन्यास में सूरदास पांडेपुर का निवासी, कई बार भी पूछ सकता हो कहाँ का निवासी है, पांडेपुर का निवासी है, जिसकी 10 बीघे जमीन पर जन सेवक कारखाना खोलना चाहता है। तो विशेष याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, यह अति महत्वपूर्ण है। गबन में देखिए मध्यम वर्गीय कमजोरियों को व्यक्त किया गया है। किसमें? गबन में। गोदाम 1936 में प्रेमचंद का अंतिम और श्रेष्ठ उपन्यास है, इसको तो हम सभी आप पढ़े ही हैं। होरी और धनिया इसके प्रमुख पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद की कंकाल जवाहरलाल नेहरू द्वारा मेरी कहानी में धर्म संबंधी दृष्टिकोण के समान है। कौन सा? कंकाल। प्रसाद की तितली आदर्शवादी है जबकि कंकाल यथार्थवादी है। तो प्रसाद जी ने देखिए कंकाल तितली इरावती, कंकाल तितली इरावती और इरावती जो इनका अपूर्ण उपन्यास है, हम आपको पता है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में वर्गगत पात्रों की सृष्टि की तो प्रसाद ने व्यक्ति पात्रों की। आगे देखिए फ्रायड गांधीवाद और छायावादी चेतना की पूरी छाप किस पे पड़ती है? जैनेन्द्र पे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की सोमनाथ पर कन्हैयालाल मुंशी द्वारा रचित जय सोमनाथ का प्रभाव है। तो वयम रक्षामः पर माइकल मधुसूदन के मेघनाथ वध का प्रभाव दिखाई पड़ता है। आगे देखिए शराबी उपन्यास उग्र और सर्वोत्तम उपन्यास है जिसमें सुधारवाद हावी है। इस उपन्यास में जवाहर नामक वेश्या अपना सतीत्व सुरक्षित रखती है और आवारा मानिक उससे विवाह करने के बाद शरीफ हो जाता है। इसके पात्र को पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि जवाहर नामक वेश्या किस उपन्यास की पात्र है? तो शराबी की। इसकी है शराबी की। आगे देखिए घंटा उपन्यास शिल्प दृष्टि से उग्र द्वारा एक नया प्रयोग है। यह उग्र की रचना है कौन सी? घंटा। और घंटा देखिए भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, पूछ सकता है घंटा किसका प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी नेहरा का उपन्यास कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया संरचनात्मक उपन्यास है, याद रखिएगा दोनों, कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया। आगे के शेखर एक जीवनी में मूलतः व्यक्ति स्वातंत्र की समस्या उठाई गई है जिसके प्रमुख पात्र शेखर और शशि है, ये विशेष याद रखिएगा। आगे अपने तीसरे उपन्यास अपने अपने अजनबी 1961 की इसकी रचना हुई थी। धार्मिक दृष्टि संपन्नता के साथ मसीहाई दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें भी सेलना और योके के माध्यम से व्यक्ति स्वातंत्र की समस्या उठाई गई है। सेलना और योके के माध्यम से। धर्मी भारती कृष्ण सूरज का सातवां घोड़ा, आलिफ लैला और पंचतत्व के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियों का एक उपन्यास है जो कथावाचक माणिक मुल्ला है। तो याद रखिए कई बार पूछा गया है कि माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरज का सातवां घोड़ा। जुड़ गया। इन कहानियों के शीर्षक ये चौंकाने वाले जैसे नमक, अदायगी, घोड़े की नाल, काले बेट का चाकू। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की बहती गंगा में काशी के 200 वर्षों का इतिहास कुछ 17 कहानियों में निबद्ध है। इसका नायक काशी है जिसमें राजा बलवंत सिंह नागर, भंगड़, गुंडे, कलावंत,
गाड़ीवान, गंगा, पान वाली आदि अनेक वर्गों के पात्र हैं। दोस्तों इसमें जो हाईलाइटेड है उस पर आप सब विशेष ध्यान रखिएगा और एक बार सशय निगाह से पूरा वीडियो सुन लेना, ये काफी कुछ आपके काम का है। चांदी के खंडहर गिरधर गोपाल की रचना है, 24 घंटे की जिंदगी को विश्लेषित किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल 1954 में एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। ऐसा उपन्यास है प्रतीकात्मक उपन्यास जिसमें यात्रीशाला में ठहरे यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है, सोया हुआ जल। यशपाल द्वारा रचित झूठा सच उपन्यास दो भागों में लिखा गया है। पहला भाग 1950 में, दूसरा भाग 1960 में। इसे अपने युग का औपन्यासिक महाकाव्य कहा जाता है। ये बात लाइन याद रखिएगा। पहले भाग का नाम वतन और देश है, दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य है। वतन और देश का भविष्य याद रखिएगा। उपन्यास के पात्र तारा दूरी और कनक है। यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास दिव्या, कौन सा? दिव्या 1945 स्त्री समस्या को लेकर लिखा गया है, जिसमें दिव्या देव शर्मा की पौत्री तथा राजनर्तकी मलिका की शिष्या थी, जो पृथुसेन के प्रेम पास में फंस कर गर्भवती हो जाती है। अपनी पत्नी के डर से पृथुसेन उसे दासी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए घर से भागने के अलावा दिव्या के पास कोई विकल्प नहीं बचता। तत्पश्चात मल्लिका उसे ले जाती है और वह नर्तकी बन जाती है। तो ये देखिए दिव्या यौन संबंधित यह एक उपन्यास है, यौन संबंधित उपन्यास है। यौन से समस्याओं से उलझा हुआ और स्त्री समस्या के बारे में दिखाया गया है, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। रागे राघव का नाम पूरा है त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य, याद रखिए, कई बार पूछा जा सकता है। और मुर्दों का टीला इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसका रागे राघव का। घरौंदे में वह संधि की कमजोरियों को उभारा गया है। और विषाद मठ में बंगाल के अकाल पर लिखा गया एक सामान्य उपन्यास है। जबकि सीधा साधा रास्ता भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते के जवाब में लिखा गया है। ये दोनों ध्यान रखें, सीधा साधा रास्ता रागे राघव का हो जाएगा और ये भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते लिखे गए हैं। रागे राघव की कृति कब तक पुकारूं, रागे राघव की रचना है कब तक पुकारूं, और जरायम पेशा वाले नटों से संबंधित है। मतलब जरायम की दुनिया का वर्णन किया गया है कब तक पुकारूं। अमृत राय का पहला उपन्यास बीज है, जो 1953 में आया था। मार्क्सवादी कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए लिखा गया। आगे देखिए, यशपाल, मनमनाथ गुप्त और हंसराज रहबर आदि मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं, विशेष याद रखिएगा। अमृतलाल नागरकृत महाभारत बंगाल के काल पर लिखा गया आलोचनात्मक यथार्थवाद का उपन्यास है। अमृतलाल नागरकृत बूंद और समुद्र एक प्रतीकात्मक उपन्यास है, जिसमें बूंद व्यक्ति का प्रतीक है और समुद्र समष्टि का प्रतीक है, मतलब समाज का प्रतीक है, विशेष याद रखिएगा। आगे देखिए, अमृतलाल नागरकृत मानस का हंस। पहली बात यह पूछ लेगा कि मानस का हंस किसकी रचना है, तमिलनाडु नागरिक हो जाएगी। इसमें उन्होंने तुलसीदास के जीवन पर आधारित लिखा है, जबकि खंजर नयन सूरदास के जीवन है। दोनों याद रखिए, खंजर नयन मतलब सूरदास और मानस का हंस तुलसीदास। नागा अर्जुन की रचनाओं में इमरतिया 1968 बाद में जमनिया के नाम से छपा, याद रखिएगा। नागार्जुन इमरतिया 1968 बाद में किसके नाम से हो गया, जमनिया। आगे देखिए, नागार्जुन प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास रथिनाथ की चाची में विधवा की यंत्रणा के चित्र हैं, जो बलचनमा और बाबा बटेश्वर नाथ में किसान मजदूरों के शोषण की कथा है। ये भी विशेष आप सब ध्यान रखिएगा। नागार्जुन की कथा नई पौध, नागार्जुन कथा नई पौध में अनमेल विवाह का सक्रिय और रचनात्मक विरोध है, जबकि इमरतिया में मठाधीशों के विकृत असामाजिक व्यापारों का पर्दाफाश है। इमरतिया ध्यान रखिएगा, कई बार इनके अंदर के पूछ लिया इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें मठाधीशों की मतलब अनैतिक कार्यों को दिखाया गया है। नागार्जुन मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और यह विचारधारा के पहले उपन्यास रथिनाथ की चाची 1990 में पूर्णतः आरोपित है। आगे देखिए, हिंदी उपन्यास इतिहास में गोदान के अंतिम बिंदु से मैला आंचल 1954 और बल चनमा 1957 में प्रस्थान पाते हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा तीनों उपन्यास को। नागा अर्जुन कृत बाबा बटेश्वर नाथ में एक नया रूपात्मक प्रयोग है, जिसमें आधी कहानी वटवृक्ष कहता है और आधी कहानी मुख्य पात्र जय किशन कहता है। तो ये पूछ सकता है कि याद रखिएगा कि बलचरमा का बाबा बटेश्वर नाथ का पात्र कौन सा है, तो जय किशन हो जाएगा। राही मासूम रजा कहानी आधा गांव शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है, आधा गांव, जिसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उभारा गया है।
आगे देखिए निर्मल वर्मा कृत वे दिन 1964 में आधुनिकतावादी अजनबीता को एक विदेशी परिवेश में प्रस्तुत किया गया है। रायना, फराज, मारिया, टीटी आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। तो पात्रों को विशेष ध्यान रखिए कि पात्र पूछ लेता है उठा करके। तो देखिए रायना, फराज, मारिया, टीटी ये वे दिन के पात्र हैं। राजकमल चौधरी की पहला उपन्यास नदी बहती थी, विशेष ध्यान रखिएगा, नदी बहती थी 1961 में देहगाथा वर्णित है। जबकि उनके उपन्यास मछली मरी हुई में पुरुषत्व के तलाश की कहानी है। ये दोनों याद रखिएगा, राजकमल चौधरी जी की बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, नदी बहती थी और मछली मरी हुई। आगे देखिए महेंद्र भल्ला कृत एक पति के नोट्स में अनुभव के छोटे छोटे खंडों को वैचारिक धरातल पर संयुक्त किया गया है, जैसे प्रेम और भोग के पश्चात मोहभंग के द्वारा मुक्ति की बात उठाई गई है। तो यह भी देखिए यौन चेतना से प्रभावित उपन्यास है, एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला की रचना है, विशेष याद रखिएगा। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास अलग अलग बैतरणी 1967 को लेकर यह विवाद चल पड़ा कि आंतरिक है, आधुनिकतावादी है। बाद में स्वरमान से स्वीकार गया कि एक साथ यह दोनों है। अगला देखिए शिवलाल शुक्ल का राग दरबारी पूंजीवादी लोकतंत्र की उपलब्धियों का पर्दाफाश करने के लिए पुराने उपन्यास रूपों को तोड़ दिया गया है। अगला देखिए भिस्ताहनीकृत तमस, भारत विभाजन के पूर्व के हिंदू मुस्लिम दंगों का जायजा लिया गया है। आगे देखिए मनु भंडारी महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है और आपका बंटी इनका प्रमुख उपन्यास है ही। आगे देखिए मार्कंडे के अग्निबीज 1980 को घोषित रूप से जनवादी उपन्यास कहा जाता है। इस उपन्यास में गांधीवाद से मार्क्सवाद तक पात्र है। कहां से कहां तक? गांधीवाद से मार्क्सवाद तक पात्र है। तो दोस्तों आज ये उपन्यास में कुछ संक्षिप्त वीडियो था। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और कमेंट दीजिए और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। अगर चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप सबको अवश्य लाभ मिलेगा। अगर आपके पास बुकें हैं तो ही आप इस बार एक वीडियो को सुन लीजिए, इससे आपको कहीं ना कहीं जरूर कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि एक बुक में सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। क्योंकि जो प्रश्न पत्र आता है वह कई बुकों का संगम होता है, तो इसलिए जो भी वीडियो है उसको आप सब पूरा देखिए, तभी आप सबको उसका लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।